तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 79। और थोड़ा सा इधर वीडियो फिर से इरेगुलर हो गया, जिसके बहुत सारे रीजंस थे। जैसे कॉलेज में एग्जाम वगैरह चल रहे थे, अपने इंस्टीट्यूट में भी और भी कुछ कुछ काम हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा इरेगुलेटरी फिर से आई। फिर से हम लोग कोशिश करते हैं फिर से कंटिन्यू रहने का। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय, देखो ये कंटेंट बहुत पहले ही बना रखे थे, वो बस टाइम मैनेजमेंट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और वीडियो नहीं बन पाया। ये आपका 21-22 जून से ही कंटेंट बना हुआ था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 किस स्थान में आयोजित किया गया। सबसे पहले तो आ जाओ कि ये योग दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया, सारा क्वेश्चन बनता है। और खास के इसका जो थीम होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहले तो मनाया कहाँ गया, तो ये मनाया गया आपका, मनाया कब गया, तो ये मनाया गया आपका 21 जून को, है ना। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और जो आपका इस बार मनाया गया वो किस थीम के साथ मनाया गया, तो ये बनाया गया स्वयं और समाज के लिए, स्वयं और समाज के लिए योग, समाज के लिए योग। आपको इसका थीम याद रखना ही पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे डेज होते हैं ना जिनका थीम इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है। स्वयं और समाज के लिए योग 21 जून को मनाया गया। कहाँ आयोजित किया गया, देखो जहाँ भी आयोजित होता है ना, वहाँ देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के योग का प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस बार आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इस बार क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस बार इसका आयोजन किया गया। और कहाँ किया गया, तो शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। इतना एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप बस याद रखना, शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस बार का योग दिवस का आयोजन किया गया। 2015 से इस योग दिवस की शुरुआत की गई है। इसके पीछे का भी पृष्ठभूमि देख लेना कि आपका जो 69वें नंबर का UNGA संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, है ना, आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो आयोजन हुआ था 69वें नंबर का, उसमें भारत के द्वारा इस बात की मांग रखी गई थी कि योग दिवस हम लोग को मनाना चाहिए। उससे क्या होता है, अब देखो कितने लोग क्या है, दिखावा के चक्कर में योग दिवस में बस योग दिवस के दिन ही योगा किए, नहीं, आपको हर साल योग करना है ताकि आप मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सको, ताकि अपना काम अच्छे से कर पाओ। तो योग दिवस मनाने का बात रखा गया था और फिर बाद में इसको स्वीकार कर लिया गया। और जो पहला सेशन था वो आपका कब से मनाया जा रहा है, तो 2015 से मनाया जा रहा है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे बन सकता है, योग दर्शन। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन सब दर्शन का रचना कौन किया। अपने लिए योग दर्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन का जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, तो ये थे आपके पतंजलि, ठीक है। कौन थे, पतंजलि थे। वैसे सांख्य दर्शन इस सब का भी आता है, क्वेश्चन ले लेंगे कभी तो सारा का सारा दर्शन का करवा देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2-4 दिन का पुराना हो गया। प्रोटेम स्पीकर एंड स्पीकर क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर उसको चुना जाता है ना जो काफी अनुभवी आदमी रहा हो, काफी अनुभवी कहने का मतलब जिसको अच्छा खासा अनुभव रहा हो संसद का, जो अच्छा खासा अनुभवी आदमी रहा हो, और उसको मात्र 1 से 2 दिन के लिए नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। किस लिए, क्योंकि आने वाले सारे सांसदों को वो क्या करवा सके, शपथ ग्रहण करवा सके। आप देखो कि चुनाव करके कितने सांसद आए हैं, 543 सांसदों का चुनाव होकर के आए हैं इन लोग। तो आप बताओ कि क्या राष्ट्रपति के पास इतना कैपेसिटी है कि वो सबको शपथ दिलाएगा, बिल्कुल नहीं। तो मंत्रिमंडल, वो आप देखे होंगे जो आपका मंत्रिमंडल का हो रहा था, जिसमें चिराग पासवान जी थे, मोदी जी थे, शपथ लेते हुए आपको दिखे होंगे। और उसके बाद फिर बाकी के जो सांसद बचे उनको सांसद के रूप में सदस्यता भी दिलाया जाता है, उसका भी शपथ दिलाया जाता है। और अभी तो बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो रहा है, जैसे पप्पू यादव का वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों का, असदुद्दीन ओवैसी का। तो यहाँ पे अब इनका काम क्या होगा, ये 1 से 2 दिन के लिए चुने जाएंगे। इनका काम है कि सारे सांसदों को ये शपथ ग्रहण करवाएंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। और आप इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, पिछले बार 17वीं लोकसभा वाला क्वेश्चन SSC CHSL में बना हुआ था। तो जो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर है, ये किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है
देखिएगा भृतहरि महताब को, है ना, भृतहरि महताब को, जो पहले तो किसी और पार्टी से थे लेकिन ये प्रेजेंट में बीजेपी पार्टी से सांसद हैं। कहाँ से हैं? तो ये हैं आपके उड़ीसा से, ठीक है, और ये आपके 7 बार के सांसद रह चुके हैं। इनके अपोजिशन में विपक्ष के द्वारा भी एक प्रोटेम स्पीकर उतारा गया था, शायद हम उनका चर्चा भी किए थे आपकी क्लास में, और हम आपको बताए थे मे बी कि वो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, बट वो नहीं बने। किनका नाम था? तो के सुरेश थे। के सुरेश एक आदमी थे जो कांग्रेस पार्टी से थे, इनका ये आपका 8 बार सांसद रहे और वो 7 बार ही सांसद रहे। तो बात हुआ था कि ये बनेंगे बट ये नहीं बने, तो खैर आप इनको स्किप करना क्योंकि बने ही नहीं। बने कौन? तो भृतहरि महताब, यहाँ पे देख लो इनका फोटो, ये उड़ीसा के कटक से ये आपके सांसद रहे हैं, काफी अच्छा खासा अनुभवी आदमी रहे हैं, और अभी जितने भी सांसद हैं सबको शपथ ये दिलाएंगे 18वीं लोकसभा का, है ना। अगर आपसे सवाल करता है अच्छा इनको शपथ कौन दिलाया, तो अभी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, द्रौपदी मुर्मू जो है वो इनको शपथ दिलाई, द्रौपदी मुर्मू। आ जाओ हम लोग 17वीं वाला भी देख लेते हैं, आप इसको याद ही रखना। 17वीं वाला का बात करें तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष नहीं, प्रोटेम स्पीकर, तो ये बने थे वीरेंद्र कुमार। और इनको शपथ कौन दिलाया था? तो इनको शपथ दिलाए थे उस समय कौन थे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद उस समय राष्ट्रपति थे। इनको क्या किया गया था? तो इनको प्रोटेम स्पीकर का शपथ दिलाया गया था। और इसके बाद फिर क्या होगा? तो फिर आपका अगला अध्यक्ष चुना जाता है। ये जो आपका 18वां पहला सत्र है ये कब चालू हुआ है? तो 24 जून से चालू हुआ है ना। 24 से 25 जून के बीच सारे सांसदों को शपथ दिलाया जाएगा और 26 जून से प्रॉपर आपका सेशन चलना शुरू हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उपराज्यपाल कहने का मतलब है यहाँ पे नाजिम, ठीक है, उर्दू वर्ड में हो जाएगा नाजिम। अब यहाँ पे देखिएगा बात कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा और होना चाहिए था, अलीवर्दी खां। अब शायद आप पकड़ लिए होंगे किसका बात हो रहा है। अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का नाजिम या सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1733 ईस्वी में किया गया था। अब ये अलीवर्दी खां कौन था? तो अलीवर्दी खां एक ऐसा इंसान था, एक बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति था। यह पहले बिहार का सूबेदार बना, नाजिम बना, और आगे जाके अपनी योग्यता के बल पर बंगाल के नवाब को हटा करके क्या बना था? सरफराज खां को हटा के, बंगाल के नवाब सरफराज खां को हटा करके ये बंगाल का नवाब बना था। आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि जिस समय मुगल सत्ता कमजोर होने लगा था उस समय बहुत सारे क्षेत्र स्वतंत्र हुए थे। बंगाल था, मैसूर था, मराठा तो खैर सेपरेट थे ही, निजाम वगैरह थे, ये सेपरेट होने लगे थे धीरे धीरे। तो उसी में से अपना सबसे बड़ा, सबसे उपजाऊ, सबसे फर्टाइल क्षेत्र कौन सा था? तो ये था आपका बंगाल। और बंगाल को सबसे पहले सेपरेट कौन किया था? तो मुर्शिद कुली खां सेपरेट किया था, और उसी में से एक आदमी था अलीवर्दी खां। और बंगाल में जब वो सेपरेट होने लगे तो वो किस नाम से जाने लगे, किस उपाधि से? नवाब की उपाधि से, है ना, नवाब। जैसे आप देखोगे कि हैदराबाद में जो होता था, है ना, हैदराबाद का जो नवाब, जो स्वतंत्र व्यक्ति था, वो किस उपाधि से काम करता था? निजाम के नाम से। तो वैसे ही आपका बंगाल में क्या हो जाएगा? तो बंगाल में आपका नवाब हुआ करता था। अगर बात करें अलीवर्दी खां के बारे में तो देखिएगा यह ना जो आपका 1740 ईस्वी में, ठीक है, 1733 के बाद 1740 ईस्वी में एक युद्ध का नाम आता है गिरिया का युद्ध। गिरिया, या इसी को बहुत जगह घेरिया का भी कहा जाता है, गिरिया का युद्ध। इसमें ये क्या किया कि बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खां को हराया और बंगाल का अगला नवाब बन गया, ठीक है। और ये काफी अच्छा व्यक्ति था। जैसे अगर बात करें तो उस समय भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी का अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, और धीरे धीरे ये सत्ता में अब क्या करने लगे थे? इन्वॉल्व होने लगे थे। उस समय क्या हुआ कि ये जो अंग्रेज था ये कलकत्ता में क्या कर रहा था? किलाबंदी कर रहा था, और फ्रांसीसी जो था ये चंद्रनगर में किलाबंदी कर रहा था। किलाबंदी करने का मतलब क्या है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो ना, आप उसको सेफ्टी प्रदान कर रहे हो। अब मान लो कि कोई कंपनी आया हमारे शहर में दुकान खोलने के लिए, गोडाउन खोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कारखाना लगाने के लिए, और आप उसको जगह दे देते हो। कुछ दिन बाद वो क्या करता है कि अपने दुकान में किलाबंदी करना शुरू कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाना शुरू कर दिया, तब तो वो गलत है ना। आपका
यहाँ का जो सरकार है वो आपके दुकान को, आपके कंपनी को देख रहा है, फिर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्यों वहाँ पे खुद को दोगे? वही चीज यहाँ पे कर रहा था। वैसे अली वर्दी खान ने जब इन लोगों को मना किया था तो ये लोग मान गए थे उस समय, ठीक है, ये लोग मान गए थे। और फ्रांसीसी जो है ये तो पूरी तरीके से मान गया, ये आगे जाके कोशिश नहीं किया, लेकिन आगे जाकर के अंग्रेज जो है ये अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला के समय में ये क्या करने लगा, फिर से किलाबंदी करने लगा। और फिर आगे आके सिराजुद्दौला जो था वही आगे जाके फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। सिराजुद्दौला कौन था हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। तो इसके बाद ये क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर हो गया। ये जो है यूरोप के लोगों का है ना, ये जो है यूरोपीय व्यक्तियों को की तुलना, क्वेश्चन बनता है कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किसने की थी? तो यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खी से अली वर्दी खां किया था। क्या बोला था? तो बोला था कि यूरोपीय मधुमक्खी की तरह हैं, अगर आप इनको नहीं छेड़ोगे तब ये क्या करेंगे, तब ये आपको शहद प्रदान करेंगे, और अगर आप इन्हें छेड़ोगे तो ये काट काट करके आपको हम पहुंचाएंगे। तो ऐसा इनका कहना था, अली वर्दी खां का कहना था, जो बंगाल के नवाब रहे थे। आगे जाकर के क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। कब कब मृत्यु हो गई? तो 40 में बने थे नवाब और 1756 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद इनका दौहित्र, दौहित्र बोले तो नाती, ये अगला नवाब बना। और ये कौन था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बंगाल का सबसे अच्छा नवाब था सिराजुद्दौला, जो अपने ही लोगों के विश्वासघात के वजह से मारा गया और बंगाल जो है कमजोर होना वहां से शुरू हो गया। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, रेगुड़ मिट्टी किसका दूसरा नाम है? आप रेगुड़ मिट्टी कह लो या फिर आप कपासी मिट्टी कह लो, काली मिट्टी कह लो। उससे पहले आप ये देखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भाग में बांटा है? तो मिट्टी के अलग अलग कैटेगरी, उसके यूज, उसके क्वालिटी के वजह से मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। उस चीज को याद रखिएगा। उसी में से अपनी एक मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी। इसको क्या कहा जाता है? काली मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और ये किस प्रकार की चट्टानों से बनती है? तो ये बनती है आपके बेसाल्ट चट्टानों से, है ना, बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। आप एक चीज याद रखिएगा कि साउथ में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाले रीजन में इस मिट्टी की अधिकता बहुत ज्यादा होती है ना। इसमें कपास बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और अगर यहाँ पर देखें तो इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटाश चूना, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश चूना जो है इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। वैसे जलोढ़ मिट्टी का अगर चर्चा करें तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, एक नया होता है, एक पुराना होता है ना, एक नया होता है और एक पुराना होता है, जिसके लिए आप एक ट्रिक वाला वर्ड यूज कर सकते हो, खान बापू। खा से हो गया खादर, ये नई मिट्टी, और बा से हो गया बांगर, ये पुरानी मिट्टी, है ना। और ये दोनों मिट्टी किसका प्रकार है? तो ये प्रकार है आपका जलोढ़ मिट्टी का, है ना। किसका प्रकार है? जलोढ़ मिट्टी का। खा से हो गया यहाँ पे खादर और बा से हो गया यहाँ पे बांगर, बा से हो गया बांगर। इस चीज को याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 में आते हैं। दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई क्या है? तो सबसे पहले तो देखो कि दाब, ये जो दाब होता है, दाब क्या होता है? तो दाब का छोटा सा डिफिनेशन देखना, किसी क्षेत्र पर, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसी को दाब कहते हैं। और दाब की जो इकाई है वो क्या है? वो है आपका पास्कल। पास्कल क्यों है? क्योंकि पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट था जो दाब के बारे में अच्छा खासा जानकारी बताया था, इसीलिए उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। क्या हो जाएगा? पास्कल। अगर देखें एरिया, ठीक है, एरिया को हम लोग किस में मापते हैं? तो एरिया को मापते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर में। और बल को हम लोग किस में मापते हैं? तो बल को मापते हैं हम लोग न्यूटन में। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि दाब का यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बाकी दाब के बारे में याद रखिएगा कि दाब का जो एसआई इकाई होता है वो क्या हो जाता है? पास्कल होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आएगा, 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहले तो आप याद रखना कि 1773 के बाद से बंगाल का जो गवर्नर था उसका पदोन्नति हुआ और बंगाल का वो क्या बनने लगा, गवर्नर जनरल बनने लगा। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा आपसे सवाल किया अस्थाई बंदोबस्त, व्हाट इज मीन बाय अस्थाई बंदोबस्त, क्या था अस्थाई बंदोबस्त? जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये अस्थाई था, है ना, ये घटता बढ़ता नहीं था, बदलता नहीं था। इसमें क्या था कि एक बार जो टैक्स का स्लैब घोषित कर दिया गया वही होता था, इसमें चेंज नहीं होता था। अस्थाई बंदोबस्त कहने का मतलब यह है कि इस व्यवस्था में टैक्स का जो स्लैब होता है ना, टैक्स का जो दर होता है उसको अस्थाई कर दिया गया था। अस्थाई बंदोबस्त यही हो गया, टैक्स का अलग अलग तरीके से लेने का तरीका। अंग्रेज जो था ना वो भारत में आया तो अलग अलग प्रकार का टैक्स लेने का यूज कर रहा था। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था यूज किया था, है ना, जैसे आपका ये रैयतवाड़ी में आपको बताए भी हैं, रैयत मतलब किसान होता है, वहाँ डायरेक्ट किसान से टैक्स ले लिया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, टैक्स का स्लैब को सीमित कर दिया था कि ना इससे बढ़ेगा ना घटेगा। महलवाड़ी व्यवस्था, महल आपका पंजाब में वर्ड यूज होता है तो वहाँ पे हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था को भी लेंगे, फिलहाल यहाँ पे आते हैं। तो जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल हो जाएगा ये कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये चीज हो गया। लेकिन आपसे पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? तो अस्थाई बंदोबस्त का जो कॉन्सेप्ट था वो कौन दिया था? तो वो दिया था आपका जॉन सोर। और ये था कौन? तो ये राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष था, राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष था। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों चीज याद रखिएगा कि विचार कौन दिया था कि इस टाइप से हम लोग को टैक्स लेना चाहिए, जॉन सोर दिया था। लेकिन उसमें गवर्नर जनरल, चूंकि जो चेहरा होता है, जो सरकार में चेहरा होता है, आदमी उसी को याद रखता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और ये कब लाया गया था? तो आपको डेट भी याद रखना होगा, 1793 में। यह भारत के लगभग कितने % एरिया में लगा हुआ था ये टैक्स स्लैब? तो ये हो जाएगा आपका लगभग 19% एरिया में। और अगर बात करें कि लगभग कौन कौन सा एरिया था, तो सबसे ज्यादा तो ये जो एरिया आ जाएगा ये बंगाल वगैरह में हो जाएगा, है ना, बंगाल हो जाएगा, उत्तरी कर्नाटक ये सब हो जाएगा, उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में यह फैला हुआ था। और आपको पता है इसी के बाद जो आप जमींदार वर्ड सुनते हो ना, इसी के बाद जमींदारों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। कैसे? जैसे देखो सबसे ऊपर क्या हो गया, कंपनी। आप एक चीज याद रखिएगा कि कंपनी का शासन चल रहा था भारत में जब तक भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं हुआ था। 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन चला, इसके पहले कंपनी का शासन चला था। कंपनी के नीचे कौन रहेगा? तो कंपनी के नीचे रहेगा जमींदार, और जमींदार के नीचे कौन रहेगा? तो ये रहेगा आपका किसान। तो यहाँ पे टैक्स का जो प्रक्रिया है वो इस टाइप से चलता था, जबकि हम लोग रैयतवाड़ी में देखे थे कि सीधा किसान से टैक्स ले लिया गया, वो ज़्यादा बेटर होता था। यहाँ पे क्या है कि अब एक बीच में बिचौलिया आप रखे हुए हो, किसको? जमींदार को। तो आप जमींदार को भी पैसे दोगे और साथ में जमींदार किसान का खून चूसने का काम करता था, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं 7 में। देखिएगा, अनुच्छेद 75 के अनुसार, आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद, यहाँ पे क्या बोल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति। मतलब मंत्री लोग जो भी काम करता है ना उससे सवाल करने का अधिकार। ठीक है, मान लो कि आप मंत्री हो तो आपसे सवाल कौन कर सकता है? तो संसद के सारे लोग आपसे, लोकसभा के सारे लोग आपसे सवाल कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये पूरा लाइन ही याद रखिएगा कि आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा के लिए। जबकि आपसे पूछेगा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। जबकि सामूहिक रूप से पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा। यहाँ पे कुछ और आप देख सकते हो, जैसे हमारा आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 अपना कहता है कि राष्ट्रपति को, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और मशवरा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये आपका आर्टिकल 74 कहता है। आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वगैरह की नियुक्ति कैसे होगी,
है ना। अब मंत्री किसको बनाना है ये प्रधानमंत्री डिसाइड करता है, जबकि शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है। ये हम लोग अभी रिसेंट में आपको ये सब सारा एग्जाम्पल आपको देखा मिल रहा होगा। उसके बाद देखिएगा एक चीज और, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सब लोग को मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को लेकर के। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होता है। तो देखो मंत्री परिषद का जो चर्चा है ये आर्टिकल 74 एंड 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल का चर्चा संविधान में नहीं किया गया था। ठीक है, मंत्रिमंडल का चर्चा संविधान में नहीं किया गया था। तो फिर आगे जाकर के ऐड किया गया। कब किया गया, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा 42वां संशोधन 1976 में किया गया, और इसके तहत आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल वर्ड को डिफाइन किया गया कि मंत्रिमंडल क्या होता है। ठीक है, तो पहला तो ये चीज ये हुआ कि ये संवैधानिक नहीं था पहले, बाद में इसको संवैधानिक बनाया गया। ठीक ना। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे जैसे मंत्री परिषद में कौन कौन होता है, तो मंत्री परिषद में जो है आपका देखिए, आप इस टाइप का स्ट्रक्चर बना करके याद रख सकते हो कि मंत्री परिषद में कौन होता है। सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, सबसे ऊपर होगा आपका पीएम। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होगा, तो सबसे ऊपर होगा पीएम। फिर कौन हो जाएगा, फिर होगा आपका कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। आप देखते हो ना, जैसे राजनाथ सिंह क्या है, तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, मतलब एक प्रॉपर किसी विभाग का वो मुखिया है, तो उन्हीं को कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद फिर आते हैं आपके स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। ठीक है, फिर आते हैं आपके राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हर राज्य से आएगा। कैबिनेट का जो आपका हेल्पर होता है उसी को राज्य मंत्री कहा जाता है। और एक होता है आपका स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार जब कोई विभाग खाली होता है तो वहां पे ये जाकर के वर्क करते हैं। तो ये तो हो गया मंत्री परिषद। और मंत्रिमंडल क्या होता है, तो मंत्रिमंडल में सिर्फ दो प्रकार के लीडर आते हैं। कौन कौन, तो मंत्रिमंडल में आते हैं पीएम और एक आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, मतलब आपको जल्दी में काम करवाना है तो आप बताओ कि इतने लोग को बुलाना आसान होगा या इतने लोग को बुलाना आसान होगा। अब यहाँ पे ये हो गया। देखो आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हो कि आकार में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि आकार में कौन बड़ा है, मतलब संख्या में ज्यादा बड़ा कौन हो जाएगा, तो मंत्री परिषद। और ये आकार में क्या हो जाएगा, तो ये आकार में होगा छोटा। लेकिन आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शक्ति किसके पास ज्यादा है, शक्ति इनके पास ज्यादा होता है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना सरकार कौन है, सरकार यही है ना, कैबिनेट मिनिस्टर एंड आपका प्रधानमंत्री। तो आपसे शक्ति पूछेगा, शक्ति सबसे ज्यादा किसके पास होता है, तो ये हो जाएगा आपका पीएम और कैबिनेट, मतलब मंत्रिमंडल के पास शक्ति सबसे ज्यादा पास किसके पास होता है, तो ये हो जाएगा मंत्रिमंडल। इतना चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये संविधान में पहले नहीं था, बाद में इसको संविधान में डाला गया था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखो हम लोग लगा चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखना, टीपू सुल्तान ... का शासक था। टीपू सुल्तान, देखो यहाँ पे ना आप एक चीज समझ सकते हो कि कद नहीं, आपका वैल्यू क्या होता है ये पता चलता है। टीपू सुल्तान एक बहुत ही कम हाइट का नाटा सा लड़का था, लेकिन इतना वर्चस्वशाली था कि अंग्रेज के नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज को बार बार कभी मराठा का कभी निजाम का मदद लेना पड़ता था इस छोटे से लड़के को हराने के लिए, जो बहुत ही कम उम्र का लड़का था। चलो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, ज्यादा आपको यहाँ पे सुनना और समझना होगा। जैसे टीपू सुल्तान, ठीक है, ये देख लो, ये है हैदर अली और ये है टीपू सुल्तान, ये है इसके पिता, है ना। हैदर अली और टीपू सुल्तान पिता पुत्र थे। ये कहाँ के शासक रहे थे, तो ये रहे थे मैसूर के शासक। और टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें एक उपाधि दी हुई थी, मैसूर का शेर। ठीक है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था टीपू सुल्तान को। ये तो भारतीय इतिहासकारों ने इन्हें नाम दिया। आपको पता है अंग्रेज लोग इन्हें क्या बोलते थे, दैत्य कहकर पुकारते थे, सीधा साधा छोटा सा दैत्य ऐसा कहकर पुकारते थे। आखिर ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा सुन लो स्टोरी के रूप में। हाँ, टीपू सुल्तान का एक और कथन बहुत प्रसिद्ध रहा था कि गीदड़ या लोमड़ी के जैसा एक दिन जीने से, बहुत दिन जीने से अच्छा है कि आप शेर की तरह एक दिन जियो। फिर से सुनिएगा, इनका कथन था कि गीदड़ या लोमड़ी के जैसा बहुत दिन तक जीने से बेटर है कि आप शेर के जैसा
मतलब अच्छे से लाइफ जियो एक ही दिन का। अब इनका कहानी क्या है प्रॉपर, तो मैसूर में कभी वाडियार वंश का शासन हुआ करता था। मैसूर में कभी वाडियार वंश का शासन हुआ करता था, और वहां पे ये जो हैदर अली था एक बहुत ही कमजोर फैमिली का एक छोटा सा लड़का था जो सैनिक था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते करते ये सैनिक से सेनापति बना, एंड एक टाइम ऐसा आया कि सेनापति से ये क्या बन गया, शासक बन गया। और इसका बेटा जो इसको देख रहा था इसके नक्शे कदम पर चलना शुरू किया, और धीरे धीरे वह भी मैसूर का सुल्तान शासक बनकर के उभरा। अंग्रेज के नाकों में इन्होंने दम कर रखा था। दम कहने का मतलब है वो तो फिरंगी था ना, वो तो बाहर था, बाहर का था, देश के लिए अच्छा काम कर रहे थे इन लोग ताकि अंग्रेज को यहाँ से भगा सके। लेकिन जब अपने घर में ही बुरे लोग बैठे हो तो आप दूसरे को बुरा क्या ही बोलोगे। अगर आप इस टाइप से प्रायद्वीपीय भारत को देखते हो तो ये आपका मैसूर वाला रीजन था, यहाँ पे आपका मराठा था, ये आपका गोवा था, यहाँ पे आपका निजाम था, ये बंगाल वाला रीजन था, और यहाँ पे आपका मद्रास प्रेसिडेंसी था। मतलब ये मैसूर बेचारा लड़ रहा है, ठीक है, मैसूर ये भी पूरा नहीं था, इतना दूर मैसूर था, ठीक है, ये जो था आपका त्रावणकोर था। तो मैसूर बेचारा लड़ रहा है कि हम अंग्रेज को भगाएंगे, और ये दोनों अपना फायदा देख रहा है। कौन, मराठा और निजाम। ये जो मराठा है, ये जो निजाम है, ये अपना फायदा देख रहा है। कभी जाकर के ये दोनों मिल रहा है अंग्रेज से, तो कभी दोनों को लग रहा है कि हैदर अली के साथ मेरा फायदा होगा, तो आकर के इसके साथ मिल रहा है। तो ऐसा ऐसा स्थिति बन रहा था। खैर इसका एक अगले वाले सेशन में लिए हैं क्वेश्चन, वहाँ पे और डिटेल से हम लोग युद्ध को देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सुनते हैं कि हैदर अली पहले अंग्रेज को भगाने का बहुत प्रयास किया, 2 बार बेचारा युद्ध लड़ा। एक बार आपका 1767 से 69 के बीच, इसमें हैदर अली जीत लिया। और जब हैदर अली जीता तब मराठा और निजाम को समझ में आया कि हैदर अली के साथ रहने में ही फायदा है। फिर आगे जाकर के जब अंग्रेज हार गया तो एक संधि करवाया, मद्रास की संधि, ठीक है। हैदर अली जब जीत गया, अंग्रेज जब हार गया, तो एक संधि हुआ, मद्रास की संधि। और फिर आगे जाकर के नेक्स्ट टाइम में फिर से 1780 से 84 के बीच दूसरा युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें बेचारा हैदर अली कमजोर पड़ गया, और इसी युद्ध के बीच में, ठीक है, इसी युद्ध के बीच में 1782 में इसकी मृत्यु हो गई। उस समय टीपू सुल्तान बहुत छोटा सा बच्चा था, लेकिन हाँ युद्ध का कमान संभाल लिया, और यहाँ से लगातार टीपू सुल्तान युद्ध लड़ते रहा। आगे जाकर के ये भी, अभी आप इस युद्ध को लिखिएगा मत, नेक्स्ट वाले सेशन में, नेक्स्ट वाले स्लाइड में है आपका अच्छा सा क्वेश्चन, ये उसमें सारा युद्ध कवर करवा देंगे। कहने का अर्थ यही हुआ कि पहले हैदर अली संघर्ष किया, और आगे जाकर के आपका टीपू सुल्तान संघर्ष किया। टीपू सुल्तान जो है, ये देखो भारतीयों के लिए कितना अच्छा काम किया था, एक तकावी ऋण देना शुरू किया था। तकावी ऋण, तकावी ऋण क्या होता था, तो ये गरीब किसानों को दिया जाता था कि आप भाई पैसा ले लो, आप सामान खरीद लो, आप कृषि करो, और जब आपको फायदा होगा तो आप हमको ये लोन सहित लौटा लेना। मतलब आज के टाइम में जो लोन होता है ना, वही हो गया। तो ये था आपका तकावी ऋण। साथ में और क्या किया था, तो श्रीरंगपट्टनम नामक जगह पर टीपू सुल्तान क्या किया था, तो ये आपका स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है एग्जाम में, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और क्या किया था, एक क्लब था जो फ्रांस में बहुत ज्यादा फेमस था। कौन सा क्लब, जैकोबिन क्लब, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जैकोबिन क्लब था। उस क्लब का भी ये मेंबर बना था। जैकोबिन क्लब का मेंबर कौन बना था, क्वेश्चन बनता है कि जैकोबिन क्लब का मेंबर कौन बना था, तो ये था आपका टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब जो कि आपका फ्रांस से रिलेटेड था। आप बोलोगे कि फ्रांस आखिर इसका मदद क्यों कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे, भारत में भी और आपके यूरोप में भी। इन सारी चीजों को याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट वाले स्लाइड में एक बार सारे युद्ध का हम लोग चर्चा कर लेंगे, कौन सा युद्ध हुआ था और कौन सा संधि हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो ये रिसेंट में किया गया है, किसके द्वारा, तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। रिसेंट में ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका असम सरकार के द्वारा किया गया है। और असम में किसका सरकार चल रहा है, तो जिनको दूसरा योगी कहा जाता है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ पे सीएम है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ पे राज्यपाल या गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हो जाएंगे गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और खास के मेनली ये मुस्लिम विवाह वगैरह को रोकने के लिए और वहाँ के शिक्षा को प्रमोट करने के लिए ये आपका मासिक वजीफा कहो कि कुछ वहाँ पे प्रोत्साहन राशि देने का बात किया गया है। चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिएगा, रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? रानी दुर्गावती जो
एक महिला होकर के अकबर के सामने, मुगल शासकों के सामने कभी भी हार नहीं मानी और जब तक शरीर में जान रहा था वो अपने लिए, वो देश के लिए लड़ते रही थी। जैसे देखिए इनके बारे में तो देखिएगा 24 जून 1564 को मुगलों के साथ युद्ध में ये शहीद हो गई थी। कहा जाता है ना कि जब ये युद्ध करते हुए जब ये हारने के कगार पे आ गई थी तो ये अपने वजीर को बोली कि मैं उन लोगों के हाथों नहीं मरना चाहती हूँ, तुम ही मुझे मार दो। बट उनका प्रधानमंत्री, उनका वजीर इस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ तो ये खुद को मार करके और देश के लिए शहीद हो गई थी। और देखिएगा 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और चूंकि दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था इसलिए इनको रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सवाल किया है आपसे कि इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, तो यहाँ पे देखो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 24 जून 1564 को। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, 24 जून 1564 को इनकी मृत्यु हुई थी। और ये मुगल के समकालीन चल रही थी और देश को बचाने का बहुत ज्यादा प्रयास की थी। उस समय के बहुत सारे राजपूत शासक कह लो, बहुत सारे मराठी लोग को कह लो कि मिल जा रहे थे, वहां पे ये अकेली औरत देश को संभालने का और खुद को बचाने का प्रयास की थी। ठीक है, तो चलिए अपना 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है फिर।